सिक्स्थ में आओ, पैन इंडिया। पैन का मतलब कुछ लोग ये कह देते हैं, इकोनॉमिक्स वाले खासकर, कि प्रेजेंस अक्रॉस नेशन का शॉर्ट फॉर्म है पैन। ऐसा कुछ नहीं है। पैन है रूट, और रूट जो है वो है ऑल का। पैन इंडिया का मतलब होता है, पैन इंडिया का मतलब यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अगर मैं कहूं यार एयरटेल, उसका तो सिग्नल पैन इंडिया है, इसका मतलब है कि सब जगह उसका सिग्नल है ना। अगर कोई ट्रक है, उससे पूछूंगी मैं तुम्हारे पास परमिट कहां तक जाने का है, अगर वो कहेगा पैन इंडिया, इसका मतलब है कि उसके पास ऑल इंडिया कहीं भी जाने का परमिट मौजूद है। सो पैन मतलब होता है ऑल, ठीक है। पैन और क्रोमा, बेटा क्रोमा इज द रूट ऑफ कलर। जो क्रोमैटिड्स होते हैं फ्लावर्स में, देखो उसी से तो उनको कलर मिलता है ना। फ्लावर्स में जो कलर्स होते हैं, उसके कारण, उसका कारण है उसमें मौजूद क्रोमैटिड्स। तो क्रोमा इज द रूट ऑफ कलर। पैन क्रोमैटिक, बेटा हमारे जो आईज है वो पैन क्रोमैटिक है। क्यों? हम लोग सारे कलर्स देख सकते हैं। जो पैन क्रोमैटिक नहीं होते हैं, उन्हीं को कलर ब्लाइंडनेस होता है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं होता है कि वो कलर से ब्लाइंड है, उनके पास आंख में कलर नहीं दिखता, ऐसा नहीं है। वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कुछ प्राइमरी कलर्स के बीच में। तो पैन क्रोमैटिक ऐसे हमारे आईसाइट्स होते हैं, क्योंकि हमें सब कलर्स दिखता है, पैन क्रोमैटिक है। पैंडिमोनियम, बेटा डेमन का मतलब था राक्षस। पहले जमाने में जब राक्षस आ जाते थे तो पूरे गांव में भगदड़ मच जाता था, सब चिल्लाने लगते थे, इधर उधर भागने लगते थे अपने आप को बचाने के लिए, है ना। तो ऐसी कहानियों को देखकर ही वर्ड बना पैंडिमोनियम। पैंडिमोनियम का मतलब है शोर शराबा, अराजकता, किसी को कुछ पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, अपना जान बचा के भागो, पूरे देश में पैंडिमोनियम है। अगर ये कहेंगे इसका मतलब है कि सरकार बिल्कुल फेल कर चुकी है, कहीं किसी को पता नहीं चल रहा है क्या करे, बस सब अपने आप को बचा रहा है, हो हल्ला शोर शराबा, मारकाट, या फिर जिसे कहोगे अराजकता। पैंडिमोनियम का मतलब होता है, जिसका सिनोनिम में देखो, तीन चार सिनोनिम आपको याद रखना पड़ेगा। कंफ्यूजन, chaos, बेडलैम, मेहम और अप्रोर, ठीक है ना। मेहम, ये जो मे वर्ड है ना, जब देखना कोई फ्लाइट वगैरह का अगर आप देखे हो, एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन अगर आपने देखा है, उसमें है ना, जब फ्लाइट गिरने लगती है तो पायलट कहलाता है, कहता है, चिल्लाता है मेडे मेडे मेडे, तीन बार चिल्लाएगा मेडे मेडे। इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा हम लोग खतरा में, परेशानी में है। तो मे वर्ड जो है, ये खतरा और परेशानी का सिग्नल भी करता है, ठीक है ना। इसलिए मेहम जो है, देखो मेहम, chaos, बेडलैम एंड अप्रोर। रोर का मतलब गरजना होता है, अप्रोर मतलब क्या हुआ, शोर शराबा, गर्जन चारों तरफ से, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट आओ, पेनेशिया। बेटा इसको कहते हैं रामवान, सभी बीमारियों की दवा। अगर आप कहोगे कि मैम पेनेशिया में आप किसको रखोगे, तो अगर हम पेनेशिया की बात करें तो अभी आजकल कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो पेनेशिया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, जैसे मेरे लिए फिजिकल एक्सरसाइज पेनेशिया है, मेरे लिए जिम जाना एक पेनेशिया है, मेरे लिए पानी पेनेशिया है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको पीता हूं या इसको खाता हूं तो मुझे तकलीफ मेरी घट जाती है, मेरे लिए एक रामवान है। तो सभी बीमारियों की दवा को हम पेनेशिया कहते हैं। पैंथिज्म का मतलब क्या है? पैन का मतलब ऑल, और थियो जो है ना, रूट है टेम्पल का, धर्म का, भगवान का, ये थियो रूट है। पैंथिज्म जो फॉलो करते हैं वो सभी ईश्वर पर भरोसा करते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर ईश्वर का नहीं पूजा करते। वो सभी धर्म पे, सभी ईश्वर पर भरोसा करने वाले लोग पैंथीस्ट होते हैं, और इसीलिए उसको हम इसको पालन करने को के लिए पैंथिज्म वर्ड यूज करते हैं। चलो इसको देख लो पहले।
हो गया। चलो देखो, पैंथियन, पैंटिसोक्रेसी एंड पैंडेमिक, ध्यान से सुनना बेटा क्या है। पैंथियन, थियो का मतलब नहीं नहीं चित्रंजन, ऐसा कुछ नहीं है वैदिक मेडिसिन वगैरह। सुनो ध्यान से, पैंथियन पहले ध्यान से सुनो बेटा। ये जो थियोन वर्ड है ना, कई बार हम मंदिर के लिए भी यूज करते हैं। ऐसा मंदिर जहां पे सभी भगवान की पूजा हो सके, जैसे दिल्ली में लोटस टेम्पल है, ठीक है ना, वो पैंथियन है। वहां पे बैठ के सभी लोग प्रार्थना करते हैं, पता नहीं क्या प्रार्थना करते हैं, लेकिन वहां पे कुछ ऐसा नहीं है। वहां पे सब लोग अपना अपना प्रार्थना करते हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट सुनो, पैंथियन और क्या हो सकता है भाई। पैंथियन में मतलब है कि जैसे हर धर्म के बड़े बड़े जो देवता है वो विराजमान है, तो कहेंगे पैंथियन। उसी तरह से मान लो कि अगर किसी एक मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर यहाँ यूपी का बैठ गया, तो कहते भाई देखो ना पूरा पैंथियन है यहाँ। तो इसका मतलब है बड़े बड़े लोग का जमावड़ा। ठीक है, देखो पैंथियन का ख्याति प्राप्त लोगों का समूह, सभी देवता जिनकी पूजा की जाती है। ये दो मीनिंग है पैंथियन का। बेटा पैंटिसोक्रेसी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। इंडिया में कोई भी रूल कर सकता है। कहते हैं भाई यहाँ तो चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इसका मतलब अगर उनमें दम है तो बन जाए। क्यों? क्योंकि इंडिया में तो कोई भी बन सकता है और सभी बन सकते हैं। क्यों? पैंटिसोक्रेसी का मतलब कि सभी लोगों के द्वारा रूल किया जा सकता है। और ऐसा कंडीशन तब आता है जब हम मानते हैं कि जैसे इंडिया में ऐसा रूल उसमें था यार, किसी डायनेस्टी में था, जहां पे कंप्लीट राजा को होल्ड नहीं था, बल्कि उन्होंने बांट दिया था क्षेत्र, और वहां सारे क्षेत्र में जो चलता था रूल वो इंडिविजुअल वहां के प्रधान का चलता था। और वो सब एक तरह का टैक्स देते थे राजा को, ताकि वो राजा सबको एक सेफ्टी फ्रॉम आउटसाइडर्स दे सके। तो यहाँ पे सभी लोगों का शासन अपने अपने क्षेत्र पे था। वो पैंटिसोक्रेसी कहलाता है। बेटा ध्यान रखना, पैंटिसोक्रेसी का मतलब होता है कि सभी के द्वारा शासन, चाहे उसमें से किसी एक को अधिकार दे दिया जाए। लेकिन अगर डेमोक्रेसी कहोगे तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोगों के द्वारा शासन, है ना। पैंटिसोक्रेसी का मतलब सभी के द्वारा शासन, जैसे शासक अकेले शासन नहीं करके वो सबको सत्ता का जिम्मेदारी दे सकता है, वो भी पैंटिसोक्रेसी है। एक प्रकार की सरकार जहां सभी बराबर है, अंततः सभी शासक हो सकते हैं, है ना। देखो पैंडेमिक, बेटा पहले पैंडेमिक मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था, अब पैंडेमिक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। नहीं फ्यूडलिज्म नहीं बेटा, नहीं फ्यूडलिज्म नहीं। ठीक है, सुनो, एंशंट इंडिया में था, यस एंशंट इंडिया में था, जहां पे हर जगह पे, नहीं वो भी जो कह रहे हो वो तो ठीक था, लेकिन अकेला अगर कहोगे तो वहां पे सब अलग अलग राजा थे बेटा, अलग अलग जगह के। वो पैंटिसोक्रेसी नहीं था। पैंटिसोक्रेसी होता है जब सबको इंडिविजुअली रूल करने का अधिकार हो। ठीक है, लिच्छवी, यस सही कह रहे हो, लिच्छवी किंगडम में था ऐसा, लिच्छवी रिपब्लिक में था ऐसा। बिल्कुल सही राघवेंद्र, मैं कंफ्यूज कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट आओ, पैंडेमिक। व्हाट इज पैंडेमिक? भाई ऐसा डिजीज जो पैन हो सकता है, पैन मतलब सब जगह हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया हो सकता है, वो पैंडेमिक है। तो ऑल ओवर इंडिया क्यों, ऑल ओवर वर्ल्ड हो सकता है। भाई पहले माना गया कि नहीं ये जब ठंड आएगा ना तो ये वायरस मर जाएगा, फिर कहा कि नहीं जब बहुत गर्मी पड़ेगा तो वायरस मर जाएगा, मरा? कभी नहीं मरा। ये एंटार्क्टिका से लेकर अफगानिस्तान तक सब जगह हो गया, गर्मी हो बरसात हो कहीं भी हो जा रहा है। तो पैंडेमिक मतलब, पैन मतलब ऑल और डेमिक मतलब लोग। पैंडेमिक मतलब सभी लोगों में हो सकता है, ये कहीं एक लोकल किसी कंट्री या किसी प्रदेश में नहीं होगा। बेटा पैंडेमिक को पढ़ेंगे हम एपिडेमिक और एंडेमिक के साथ। इसीलिए नेक्स्ट देखो, यस कोविड के बाद हमें पैंडेमिक समझाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। टेन तक हम समझाएंगे, अभी सुनो ध्यान से। पैंडेमिक का मतलब होता है जो ऑल ओवर किसी में भी हो जाए। लेकिन आप कुछ बीमारियां जानते हो, वो होता है हेरिडिटरी डिजीज होते हैं, वो आप इनहेरिट करते हो। जैसे कि सांस का प्रॉब्लम, जैसे कुछ तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, वो एंडेमिक होते हैं क्योंकि वो अंदर ही अंदर होते हैं। कुछ बीमारियां आपको कुछ स्पेशल ट्राइब्स ऑफ अफ्रीका में दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे या तो वो अपने ही ट्राइब के अंदर शादियां करते हैं, तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर था वो अंदर ही अंदर रह गया। कुछ जगहों पे जैसे कुछ एक पर्टिकुलर कीड़े हैं, बस वही बीमारी को फैला सकते हैं। वो कीड़े, वो जानवर कहीं और दूसरे जगह पे है ही नहीं कि वहां पर जानवर, वहां वो कीड़े फैले, क्योंकि वो कैरियर ऑफ दैट डिजीज कोई एक पर्टिकुलर जानवर या कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट है। तो वो भी एक ही क्षेत्र में सीमित रह जाते हैं। ऐसी बीमारियों को एंडेमिक बीमारी कहते हैं क्योंकि वो एक क्षेत्र हुआ, है ना। यस, जैसे कलर ब्लाइंडनेस भी, जरूरत नहीं कलर ब्लाइंडनेस, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस इनहेरिटेड होते हैं शायद। ठीक है। तो वो क्या है ना, एक क्षेत्र में ही लिमिटेड रह जाता है। देखो, एंडेमिक जिसको कहेंगे। एंड व्हाट इज एपिडेमिक? एपिडेमिक बेटा बाहर फैल सकता है, महामारी। जैसे पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाता था कॉलेरा से, है ना, हैजा होता था, पूरा गांव खत्म। क्यों? क्योंकि वो पानी से फैलता, रोज आके क्या करते थे, रिवर का पानी में ही गंदा कर देते थे, तो उसी से सबको हो जाता था। तो एंडेमिक होता है जो एक क्षेत्र, एक ट्राइब, एक लोगों के बीच में होंगे। और एपिडेमिक होते हैं महामारी जो बाहर फैल जाते हैं, वाइड स्प्रेड डिजीज। लेकिन अगर ये डिजीज सब जगह फैल सकता हो, ऑल ओवर वर्ल्ड, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, कहीं भी, तो उसको पैंडेमिक कहते हैं। ठीक है, क्लियर? बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो, पैनमेशिया और एमनेशिया बेटा, MESIA आपके मेमोरी पर डिपेंड करता है, आपका रूट वर्ड ऑफ मेमोरी है। पैनमेशिया नहीं आता क्वेश्चन में, एमनेशिया आता है, क्योंकि ए लगा के इसको नेगेटिव बना दिया गया, है ना। क्लियर? सुनो ध्यान से। एमनेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। कभी कभी पार्शियल एमनेशिया हो जाता है लोगों को, है ना, उनको थोड़ा कम याद रहता है, यानी पूरा याद नहीं रहता। अब जैसे मेरे एक मामा को हो गया है पार्शियल एमनेशिया, तो वो है ना 1972-73 के जमाने की ही बात करता रहेंगे। और वो जब मेरी माँ जाएंगी, तो मेरे फादर जिस समय जिंदा थे, तो फादर के साथ क्या बात करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वही सब रिपीट करते रहते हैं, उनको उसके बाद तक कुछ भी याद नहीं। ठीक है, तो हम लोग कई बार हंसते भी हैं उन पर, पार्शियल एमनेशिया, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो हम लोग को पता ही नहीं है। ठीक है, और हम लोग को नहीं पहचानते वो। पार्शियल एमनेशिया का मतलब होता है पार्शियल लॉस लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है। और एमनेशिया का मतलब है लॉस ऑफ मेमोरी। पैनमेशिया कहता है कि यार तुम्हारी मेमोरी एकदम कंप्यूटर के जमाने की, सॉरी, कंप्यूटर की तरह है। ठीक है, कंप्यूटर की तरह। हाँ, गजनी, सही कह रहे हो, गजनी हो गया, वो एमनेशिया था उसको। तो कंप्यूटर की तरह है, आपको सिर्फ सर्च मारना पड़ता है, वो निकल के आ जाता है। कई ऐसी चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा याद दिलाएंगे तो आपको याद आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ये एक थ्योरी है जो कहता है कि हमें सब कुछ याद रहता है, जो हमारे साथ हुआ है सब हमारे मेमोरी में सेव्ड है। देखो, द कंटिन्यूएशन इन मेमोरी ऑफ ऑल मेंटल इंप्रेशन, सभी बातों का स्मरण। ठीक है, क्लियर? देखो,
देखो चलो नेक्स्ट सुनो ध्यान से। एफेशिया बेटा, जब मैंने एमनेशिया लिखवा दिया है तो एफेशिया भी कर दे। एफेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ स्पीच। जब आदमी बोल नहीं पाता बिकॉज ऑफ सर्टेन मेंटल डिसेबिलिटी, तो एफेशिया होता है। वो एक लॉस ऑफ स्पीच एक बीमारी है, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच। पैनोफोबिया ये बहुत गंदी बीमारी है। इसमें इंसान को सब चीज से डर लगेगा, सब चीज से डर लगेगा। जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, जो आएगा लगेगा ये तो हमको मारने आ रहा है। उसको सब चीजों में खतरा और भूत या कुछ नजर आता है, ऐसी चीजें जो बहुत खतरनाक, उसको एक मेंटल डर पैदा करता है। ठीक है, वो पैनोफोबिया है। पैन मतलब ऑल, फोबिया मतलब डर। पैनोफोबिया मतलब सब चीज से डर। नेक्स्ट पेनॉप्टिक। पैन मतलब हो गया ऑल, ऑप्टिक मतलब ऑप्टिकल नर्व्स आपके कहाँ हैं, आंख में है ना। ऑप्टिकल फाइबर्स कहाँ है, आंख में। तो ऑप्टिक इज रिलेटेड टू दृष्टि या नजारा। पेनॉप्टिक व्यू, क्यों जाते हो आप मसूरी और शिमला, वो पेनॉप्टिक व्यू आपको खींचता है। बृहद दूर दूर तक साफ दिखाई दे रहा है आपको, खाली पहाड़ ही पहाड़ दूर दूर तक, है ना। तो पेनॉप्टिक का मतलब होता है वाइड व्यू। देखो क्लियर। बेटा गजनी बहुत फेमस मूवी था ना, इसलिए देखा हुआ है। ठीक है, चलो चलो हो गया। बेटा पैंटोमाइम और माइम दोनों सेम वर्ड है। अगर आपको पैंटोमाइम नहीं देकर सिर्फ माइम देता तो भी बात कोई डिफरेंस नहीं था। मूक अभिनय, जब आप पैन मतलब सब कुछ, माइम यानी मम रह के बता देते हो, दैट इज पैंटोमाइम। ठीक है, क्लियर। दिव्यांशु वॉल्यूम 1 से बेटा आपको शुरू कर देना चाहिए था कब का ही, अब कम से कम शुरू कर दो। और पैनोरामा बेटा वही सेम है, जिसको कहते हैं ना बहुत दूर दूर तक, है ना। वो पैनोरामा आपको अट्रैक्ट करता है। पैनोरामा अगेन अ व्यू ओवर अ वाइड एरिया ऑफ लैंड, यानी वो पेनॉप्टिक व्यू जो आप देखते हो शिमला और मसूरी में, उसी को तो आप पैनोरामा कहोगे। देखो तो बेटा पैनोरामा हम लोग पढ़े थे, जिसमें सिर्फ पोएम्स पढ़ते थे, रोमियो क्रिस। हम लोग पैनोरामा एक बुक था जिसमें हम लोग पोएम्स पढ़ते थे अपने आईसीएसई बोर्ड में। अब आओ इडियम्स एंड फ्रेजेस में आ जाए। नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज क्वेयर फिश। देखो ध्यान से, व्हाट इज क्वेयर फिश। फिश मतलब मछली, लेकिन बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस में एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं निकलता है। यार कैसे बिहेव करता है वो, है ना। कभी भी कुछ भी बोल देगा, बात करने की तमीज नहीं है, कैसे व्यवहार करना नहीं आता इसको। ही इज रियली अ क्वेयर फिश, मतलब अजीब वर्ताव वाला व्यक्ति। क्वेयर फिश होता है जिसका वर्ताव बहुत अजीब सा हो, जिसका बर्ताव बहुत अजीब हो। ठीक है, अ पर्सन हुज बिहेवियर सीम स्ट्रेंज, क्वेयर फिश। देखो अब आओ कोल्ड फिश। सब लोग इतने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिल रहे हैं, है ना, और वो देखो
अकेला अलग थलग ही हमेशा बैठा रहता है। ही इज अ कोल्ड फिश, है ना। कोल्ड फिश का मतलब होता है जो अनफ्रेंडली होता है, जिसमें वो दोस्ती वाली भावना नहीं होती, और वो दूसरों से मतलब वार्म व्यक्ति नहीं है, गर्मजोशी वाला व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल ठंडा सा आदमी है ना। जो दोस्ताना या सहानुभूति वाला ना हो, जो दोस्ताना या सहानुभूति स्वभाव वाला ना हो, ठीक है। एन अनफ्रेंडली और हार्टलेस पर्सन, देखो शैंक्स पॉनी, बेटा शैंक्स पॉनी ध्यान से सुनना। पॉनी का मतलब घोड़ी, सॉरी घोड़े का बच्चा। नहीं तो कई बार शैंक्स पॉनी की जगह पे आप देखोगे शैंक्स मेयर भी रहेगा, क्योंकि मेयर का मतलब घोड़ी होता है। ये दोनों में से कोई भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके पैर का जो निचला भाग है ना, घुटना के नीचे पीछे जो मांसल भाग है उसको शैंक्स कहते हैं, ठीक है। शैंक्स मेयर या शैंक्स पॉनी का मतलब पैदल होता है। देखिए अगर कोई पूछेगा कि हाउ डू यू गो टू कॉलेज, शैंक्स पॉनी, मतलब ऑन फुट, पैदल। और वन ट्रिक पॉनी, बेटा पॉनी में आगे हम, पॉनी का मतलब होता है, वन ट्रिक पॉनी का मतलब ऐसी घोड़े का बच्चा जो सिर्फ एक ही ट्रिक दिखा सके, उसको और कुछ नहीं आता, एक ही ट्रिक दिखा सके और कुछ नहीं आता उसको। नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सारा मैंने उसको A4 साइज में कर दिया है कन्वर्ट। लेकिन आयुष एंड ऑल एवरीवन, बेटा वो आप लोग के कहने पर मैंने किया, और आप लोग बहुत हड़बड़ा दिए हो वो कैब के लिए। वो कैब मेरे से इतना जल्दी बन नहीं पा रहा है। मैं ये 20 शीट्स को असेंबल कर दिया है, उसको मैं लोड कर दूंगी, ताकि आपको प्रिंट आउट निकालना है तो निकाल लो। लेकिन अगर उसमें कहीं पर भी कुछ ऐसा मिस्टेक जो मैंने करेक्शन करवाया है उसमें नहीं गया है, तो प्लीज अगर मुझे व्हाट्सएप कर दोगे तो एटलीस्ट मैं फिर से उसको प्रूफ रीडिंग करने से बच जाऊंगी, ठीक है, अगर हेल्प कर दो उतना तो। बाकी मैं आपको 20 शीट्स लोड करवा दे रही हूँ, और सब मतलब 99% तो करेक्ट है सब कुछ, ठीक है। आज रात को 9 बजे बहुत बढ़िया एक बुक का सेशन लेके आ रही हूँ, और 10 बजे जो एज यूजुअल आपका ये वॉल्यूम 1 चलता है वो तो रहेगा ही। हाँ रश्मि, आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है स्टेनो में, और सारे क्वेश्चंस बिल्कुल वही है जो करवा रहे हैं, इसीलिए 100 में 100 आएगा आराम से। ठीक से पढ़ो, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थोड़े दिनों के बाद सॉल्व करना शुरू कर देना, जब आपका कम से कम 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब। उसके पहले बोलोगे मैं सॉल्व करना चाहती हूँ, तो खाली पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट, ये 3 चीजें करती, ठीक है। सुनो ध्यान से, वन ट्रिक पॉनी क्या होता है। अगर आप कहोगे मैम आप कुछ बिजनेस करो ना, जैसे होटल खोल लो, या कोई बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट देखो, है ना, या आप किसी ऐसे सेक्टर में जाओ जहां पे बिल्डिंग्स बनाओ, मैं कहूंगी यार आई एम जस्ट वन ट्रिक पॉनी, आई एम जस्ट वन ट्रिक पॉनी, इसका मतलब है मुझे नहीं आता, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही काम जानती हूँ, वही पढ़ना लिखना, बस और कुछ नहीं। आज प्रीवियस ईयर कनिका नहीं करवा रही हूँ। आज मैं आपको जो स्टोरी वाला वो कैब है ना, 3 आप लोग का लोड हो गया होगा, देख लेना। नहीं लोड हुआ तो मुझे बता देना, जिस बैच में लोड नहीं हुआ उसके साथ व्हाट्सएप करना। चौथा आज हो जाएगा फिर आपका, ठीक है, फाइन। अ वन ट्रिक पॉनी समझ में आया, इसका मतलब है सिर्फ एक काम जानते हो और कुछ नहीं। अ डॉग इन द मैंजर, मैंजर क्या होता है बेटा, मैंजर होता है एक बड़ा बड़ा जो देखते हो ना, जिसमें गाय का चारा वगैरह दिया जाता है ना, वो बड़े बड़े जो पौधे टाइप के होते हैं उसको मैंजर। अब अ डॉग इन द मैंजर, अरे भाई मैंजर में वो चारा रहता है गाय भैंस का, और उस गाय भैंस ही उस चारे को एंजॉय कर सकता है। अगर डॉग को वहां रख दोगे तो वो ना खुद चारा खाएगा, डॉग तो चारा खाता नहीं, और ना ही किसी को खाने देगा, है ना। जैसे देखते हो 14 फरवरी को क्या होता है, जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो वो ना खुद एंजॉय कर रहा है ना दूसरे को एंजॉय करने दे रहा है ना। क्लियर। सो व्हाट इज दिस, अ डॉग इन द मैंजर, समझ में आया। सूरज, वो 20 शीट जो नहीं था अरेंज हो गया ना A4 साइज में, A4 साइज में अरेंज हो चुका है 20 शीट। अरे हो चुका है ना, हम तो प्रूफ रीडिंग लिए लिए थे, तो हम तो अभी कर नहीं पा रहे हैं। वो तो लगभग सब सही है, लोड कर दो, सारे बैचेस में लोड कर दो, क्योंकि इनका कहना है हम लोग इतना प्रिंट आउट कैसे निकाले, वो क्या आपका वो कहाँ तैयार हो। A4 साइज में अरेंज कर चुके हैं, मेरे पास आया हुआ है, हम अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसका।
लोड कर दो तब तक। हाँ लोड कर दो, सारे बैचेस में लोड कर दो। ठीक है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वही मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया। कुछ ऐसे ही दल वाले लोग बैठे रहते हैं, है ना। अ डॉग विथ टू टेल्स। जब क्या होता है, कई बार आप अपने देखते हो डॉग्स को इतनी तेजी से पूंछ हिलाता है कि आपको लगता है यार इसका एक पूंछ है कि दो पूंछ है, पता ही नहीं चलता। कब उठ हिलाता है बहुत तेजी से पूंछ? जब वो बहुत खुश होता है ना। ऐसे ही कई बार आप बहुत खुश हो जाते तो मैं कहूंगी क्या, यू सीम लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स। टुडे यू आर अ डॉग विथ टू टेल्स, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ, बहुत खुश नजर आ रहे हो, राइट? वही है अ डॉग विथ टू टेल्स, मतलब बहुत खुश। ठीक है, क्लियर? क्या पूछ रहे हो यार? वॉल्यूम 1 रात में 10 बजे होता है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। गो टू डॉग्स। बेटा घर में जब खाना होना खराब होने लगता है तो आपकी मम्मी क्या करती है, उठा के उसको समेटती है और बाहर जो कुत्ते होते हैं उनको दे देती है। इसका मतलब बर्बाद तो हो गया ना, आपके काम का तो है नहीं, इसका मतलब बर्बाद। गो टू डॉग्स। अगर आप लास्ट मोमेंट पे ढीला पड़ जाओगे, अगर आप पूरे साल ढंग से नहीं पढ़ोगे, तो जो भी थोड़ा बहुत एफर्ट किया है दैट विल गो टू डॉग्स, मतलब बर्बाद हो जाना। देखो, गो टू डॉग्स मतलब बर्बाद होना। एवरी डॉग हैज इट्स डे। हर कुत्ते का भी दिन आता है ना। क्या है मतलब, समझ रहे हो? हर कुत्ते का भी दिन आता है, इसका मतलब होता है कि भाई आपका दिन क्यों नहीं आएगा, जब कुत्ते का दिन आता तो आपका क्यों नहीं आएगा? ठीक है। राजन सही बात है, कहेगा लोग देखो मुझे कुत्ता बोल दिया, ये समझती हूं मैं। ठीक है, एवरी डॉग हैज, जैसे एक बार हुआ था, अरिंदम चौधरी है ना, क्या नाम, नहीं मैं भूल रही हूँ उसका नाम क्या है। उन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया था कि ठीक है आप लोग जो बोल रहे हो, क्योंकि उस समय ट्रंप ने कह दिया था कि इंडिया भी चाहता है कि हम बीच में मध्यस्थता करें इंडिया और पाकिस्तान के प्रॉब्लम के बीच में। तो कांग्रेस बिल्कुल चढ़ गई कि भाई तुमने पाकिस्तान के साथ जो मैटर है कश्मीर का, उसमें कैसे कह दिया है ना कि आप मध्यस्थता करें। तो बीजेपी ने, एनडीए गवर्नमेंट ने कहा नहीं हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो कांग्रेस के नेता ने उठ के कहा कि वी वांट टू हियर दिस स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, क्योंकि ट्रंप से मिलने वाले मोदी थे। वो कहते थे कि मोदी के मुंह से सुनना चाहता हूं मैं कि ये बात मोदी जी ने उनको नहीं कहा है कि हम लोग हम आप मध्यस्थता करिए हम दोनों के प्रॉब्लम को। तो उन्होंने क्या कह दिया कि वी वांट टू हियर दिस स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। उसके बाद बीजेपी हल्ला मचाने लगी, अरे प्रधानमंत्री को घोड़ा बोल दिया। प्रधानमंत्री को घोड़ा बोल दिया। भाई उन्होंने घोड़ा नहीं बोला था। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब होता है रिलायबल सोर्स से। रिलायबल सोर्स यहां कौन होगा? प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि उन्हीं की मुलाकात ट्रंप से हुई थी। ठीक है बेटा, टीयर 3 के एसेस जो होते हैं अमन, वो हमारा दूसरा है बैच, वो डिस्क्रिप्टिव है। इसमें आपके सारे ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की चीजें होंगी। बेटा स्पोकन अलग है, कंपल्सरी अलग है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश फॉर इंग्लिश मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम वाले कंपल्सरी इंग्लिश लेते हैं। ठीक है, और आपका जो बैच है वो सारे ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के लिए, डिस्क्रिप्टिव इसमें नहीं होगा। एवरी डॉग हैज इट्स डे का मतलब होता है कि किस्मत सब पर मेहरबान होती है, एक ना एक बार किस्मत सब पर मेहरबान होती है। रेन कैट्स एंड डॉग्स। कहोगे भाई कल इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, 1 मिनट के लिए बारिश नहीं रुक रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं कहूंगी इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, चलो जरा इसको देखो। अमनदीप, वॉल्यूम 1 रात को 10 बजे होता है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। कंपल्सरी इंग्लिश का ड्यूरेशन अंकिता कुछ भी नहीं है, 4 महीने तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, और उसके बाद नेक्स्ट बैच में जब नया ऐसे नया प्रेसी होगा तो आपको भी लाइव किया जाएगा। यानी जितना साल भर में मैं पढ़ाऊंगी वो सब आप लाइव होगा। डिस्क्रिप्टिव अमन अभी तो वीओडी है, वो आप चाहो तो ले सकते। टीयर 1 टीयर 2 के लिए सूरज ये है। प्रतीक, 20 तो वो कैब ऐसे होती है बेटा, प्लस आपके बहुत सारे वो कैब का और भी होता है ना, जीआईएफ का है, स्टोरीज का है। स्टोरीज और जीआईएफ मैं किसी एक बैच में कराती हूँ, बाकी मैं लोड कर देती हूँ, या फिर
यूट्यूब में करा के सब में लोड कर देती हूँ। नेक्स्ट सुनो, अ कैट एंड डॉग लाइफ। जनरली ये हस्बैंड वाइफ की लड़ाई वाली लाइफ होती है ना, उसके लिए यूज करते हैं। कैसे, सुनो ध्यान से। एक कुत्ता और एक बिल्ली को साथ में छोड़ दो तो वो बहुत गंदे से लड़ेंगे, है ना, बहुत गंदे से लड़ेंगे। तो वही एक हस्बैंड और एक वाइफ जब बहुत गंदे से लड़के साथ में रहते हैं, तो वो मैरिड लाइफ क्या होता है उनका, अ कैट एंड डॉग लाइफ। ठीक है, इसका मतलब दुखी विवाहित जीवन, अनहैप्पी मैरिड लाइफ। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एंड स्पिल द बीन्स, ये दोनों का मीनिंग सेम है। अब भाई बैग के अंदर ऐसे हिल डुल रहा, लगेगा अरे क्या है क्या है, जैसे कैट निकला, अच्छा ये तो बिल्ली है। इसका मतलब सारा मजा ही किरकिरा हो गया, क्योंकि जो सरप्राइज था वो सबके सामने आ गया, है ना। अगर आप कभी पार्टी रखते हो किसी के लिए, तो कभी भी अपने छोटे भाई बहन को मत बताना, दे विल श्योरली स्पिल द बीन्स, दे विल श्योरली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, है ना। ठीक है, अ वाइल्ड गूस चेस। वाइल्ड गूस जो होता है ना, सफेद सा पंछी होता है गूस, जिसको शायद कलहंस कहते हैं शायद, है ना। वो वाइल्ड अगर हो यानी जंगली हो, आप उसको पकड़ने की कोशिश करो, पकड़ पाओगे नहीं, इतना तेजी से भागेगा वो। ठीक है, तो वो वाइल्ड गूस है, और उसके पीछे आप चेस करोगे कभी नहीं पकड़ सकते। इसीलिए कई बार ऐसा होता है, आप जवानी के दिन में किसी ऐसी चीज के लिए पीछे भागते हो, यार नहीं मिलेगी। इट इज जस्ट अ वाइल्ड गूस चेस, मतलब मूर्खतापूर्ण और निरर्थक खोज या पीछा जिसको कहोगे, है ना। क्लियर। हाँ बेटा, पीओ का करीबन 10 पेपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, पूजा उसको देख लेना ना एक बार। हाँ, फिक्स प्रेपोजिशन की क्लास, श्वेता सिर्फ आप में से 12 नंबर बैच रात को 10 बजे भी मेरे साथ जुड़ेगा। और पिछला 2 क्लास भी आपको लोड कर दिया था, क्योंकि 12 नंबर मैं भूल गई थी कि उनको भी साथ में लगाना है, तो आपका लाइव नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मैंने उसको आपके बैच में लोड कर दिया है। प्रीवियस क्लास 2 क्लास हो चुकी। आ जाओ देखो। यस बेटा, इंग्लिश टू इंग्लिश होता है दिनेश, याद रखना। हैव अनदर फिश टू फ्राई, इसका बनता है कहाँ, क्यों बना है इसका। ये ऐसे बना है कि मान लो कि सब लोग बैठे हैं, तो एक फिश बना के मैंने खिला दिया सबको, अपने लिए छुपा के बचा के रखा हुआ है, जब सब चले जाएंगे तब अपना फिश फ्राई करेंगे और हम लोग खाएंगे। इसका मतलब है कुछ और सेल्फिश है आपका इंटेंशन, कुछ जो छुपा रहे हो, है ना। कोई और कार्य होना, अनदर मैटर टू अटेंड टू, जनरली इट इज समथिंग दैट इज हिडन फ्रॉम अदर्स। ठीक है, जनरली ऐसा होता है, हैव अनदर फिश टू फ्राई का मतलब कुछ और है जो करना है आपको। एक मिनट रुकना, इसका एक और मीनिंग था, खाली ये नहीं था। ठीक है, जनरली ऐसा ही होता है बेटा, ऐसा ही होता है, क्योंकि क्या होता है ना, कोई आपको साथ दे रहा है, अरे भाई आपको तो बस सिर्फ इसलिए साथ दे रहा है क्योंकि उसको अपना उल्लू सीधा करना है। ये कहते हैं ना लोगों को कि उसको कुछ अपना ही है। यस, एन एक्स टू ग्राइंड, पूजा कह सकती हो, बिल्कुल ठीक है। अ बर्ड आई, अ बर्ड्स आई व्यू। आप जो गूगल मैप देखते हो क्या रहता है, ऊपर से जानते हो ड्रोन से या सैटेलाइट से वो पूरा रास्ता लिया हुआ है ना, उसका पूरा पिक्चर बना हुआ है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक चीज खतरनाक है हमारे देश के लिए, लेकिन सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। बर्ड आई व्यू होता है जनरल व्यू फ्रॉम एवर,
बर्ड आई व्यू का मतलब हुआ जनरल व्यू फ्रॉम एवर्ब। राघवेंद्र, ना मेरा ड्रेस बहुत महंगा होता है, ना मेरा मोबाइल बहुत महंगा होता है, ना मैं बहुत ब्रांडेड चीजों पे रहती हूँ, ठीक है ना। इसलिए कौन सा मोबाइल है कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि उसमें व्हाट्सएप चले और नेट चले और मुझे मेरा काम हो जाए, ठीक है। इसीलिए क्या है कौन है इससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस थोड़ा सा 2-3 साल पहले तक थोड़ी महंगी गाड़ियों की शौकीन थी, अब बिल्कुल जनरल हो गई मैं, ठीक है। यस रश्मि, ओवरव्यू। ईगल आई, बेटा ईगल जो होते हैं ना, चील, बहुत ऊपर से ही अगर चूहा को देख लिया तो एकदम ऐसे ही सीधा उसी पर झपट्टा मारेगा। इसका मतलब शार्प आई साइट, है ना। इसका मतलब होता है तेज नजर का होना। एंड अ बर्ड ऑफ पैसेज क्या होता है, सुनो ध्यान से। आप जब देखते हो जो पंछी माइग्रेट करते हैं, वो पंछी अगर यहाँ पे बहुत सुंदर तालाब बना दोगे और बहुत अच्छे से मछलियां रख दोगे और उसमें बहुत अच्छे दाने वगैरह उगा दोगे, फल वगैरह उगा दोगे, तो क्या होगा, जो बर्ड ऑफ पैसेज होगा ना, वो उतर के खाएगा पिएगा, कुछ दिन वहां रुकेगा, एक आध दिन रुका और फिर अपना सफर पे निकल जाता है। ये कहते हैं बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब जो थोड़े दिनों के लिए टिकता है, वहां पे थोड़े दिनों के लिए है, वो बर्ड ऑफ पैसेज है, ठीक है। तो इसीलिए माइग्रेटरी बर्ड को बर्ड ऑफ पैसेज कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति कहीं पर अगर थोड़े दिन के लिए रुका हुआ है तो वो कह सकता है आई एम अ बर्ड ऑफ पैसेज हियर, यार यहाँ थोड़ी मैं रुकने वाला हूँ, कुछ दिन रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा निकल लूंगा, है ना। सो दिस इज बर्ड ऑफ पैसेज, ठीक है। क्लियर? यस सीमा, वेरी गुड, थैंक्स नीरज। बर्ड आई व्यू का मतलब मैंने बताया मनीष, आपका जो गूगल मैप वगैरह होता है ना, वो बर्ड आई व्यू रहता है उसमें, ऊपर से जनरल व्यू फ्रॉम एवर। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई। लेकिन होता क्या है ना, ईडियम्स एंड फ्रेजेस में खासकर बर्ड्स ऑफ अ फेदर तक ही आता है बस। एक इंटरेस्ट के लोग कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, यानी चोर के साथ चोर रहोगे, के साथ दोस्ती रखोगे तो चोर ही हो, तभी तो दोस्ती रखे हो, है ना। क्लास में भी देखते हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं सब इकट्ठे हो जाते हैं धीरे धीरे, 2-3 महीने के बाद उसका अपना ग्रुप बनता है। जो बदमाश लफंगे टाइप लड़के रहते हैं उनका अपना ग्रुप बनता है। जो लड़कीबाजी करने वाले रहते हैं वो 3 रो के पीछे, जो 3 रो हमारे रिजर्व होते हैं लड़कियों के लिए, उसके पीछे रो में वो आके बैठने लगते हैं। तो चोर चोर मौसेरे भाई, यानी बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। देखो Anil, you must write easy English and English without mistakes. Okay, you should not make grammatical mistakes. To bite the bullet. देखो बेटा, अगर आप देखोगे तो जो पहली क्रांति हुई थी ये इसी के कारण हुई थी, है ना। कैसे? बुलेट को बाइट करने से मना कर दिया था कि भाई इसमें हिंदू ने मना किया कि इसमें चर्बी है गाय का, मुस्लिम ने मना किया कि इसमें चर्बी है सुअर का, अंग्रेज तो दोनों खाते हैं, राइट। तो बाइट द बुलेट मतलब क्या होगा भाई, अगर बुलेट को बाइट कर रहे हो इसका मतलब है कि आप ऐसा काम कर रहे हो जो चीज आपको पसंद नहीं है और अभी तक अभी तक वो क्या हो रहा है, आप टालते जा रहे हो। देखो यस रश्मि, गोविंद, बेइज्जती नहीं कर रही हूँ यार, तुम लोग का सही बताती हूँ तुम लोग के बारे में। शोभे, कोई लड़काबाजी नहीं करती लड़कियां, तुम लोग लड़कीबाजी करते हो। Decide to do something difficult or unpleasant that one has been putting off or hesitating over, जो अभी तक आप जिससे बच रहे थे, ठीक है। क्लियर? बोलो यहां तक। नेक्स्ट आओ, बाइट द डस्ट, कहते हैं धूल चटाना, अपने दुश्मनों को उसने धूल चटा दिया। धूल चटाना इज हरा देना, तो धूल चाटना क्या होगा, बाइट द डस्ट और लिक द डस्ट, दोनों का मतलब है हार जाना, यानी कि हारना या अंत होना, टू फेल और कम टू एन एंड। देखो अगर आप ठीक से नहीं पढ़ोगे तो घर में क्या होगा, फादर डांटेंगे, मम्मी ताने मारेगी, एंड रिश्तेदार तो जीना हराम कर देंगे। यू विल फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि आप उसके लिए गलत कार्य करोगे तो नतीजा भुगतोगे।
टू फेस अनप्लेजेंट consequences। देखो, क्लियर? टू एंड इन अ फियास्को, इसका मतलब होता है बुरी तरह से असफल रहना। जैसे कई बार आंदोलन हुआ है ना, तभी आंदोलन क्या हुआ, बुरी तरह से असफल रहा। अभी सरकार देख रहे हो जो किसान आंदोलन है ना, उसको बिल्कुल नहीं सुन रही है। अरे नो साउंड, ऐसा कैसे? सुन नहीं रही है, कोई भी सुन नहीं रही है सरकार उनकी बातें, है ना। तो क्या होगा अल्टीमेटली, अगर इन लोगों को लास्ट में अपना बोरिया बिस्तर उठा के वापस जाना पड़ा, तो कहोगे द फार्मर्स प्रोटेस्ट एंडेड इन अ फियास्को, है ना। तब तो फिर उसके बाद सब समझ जाएगा कि यार इस सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हो। बताओ, 6 महीने से ऊपर हो गया बैठे हुए इन लोगों को, ठीक है। टू एंड इन अ फियास्को का मतलब बुरी तरह से विफल होना। सो वाइल्ड ओट्स, भाई ठीक है, आप अपने घर में ओट बोओगे तो उसका फसल काटोगे, है ना। तो फिर क्या होगा, आपके अपने बाल बच्चे भी होंगे अगर अपने वाइल्ड अपने ओट्स को अपने घर में बो तो। बट सोइंग वाइल्ड ओट्स का मतलब जगह जगह घूम के आप अपना फिजिकल रिलेशन बना रहे हो। कब? ऑफकोर्स जवानी में बनाओगे, है ना। तो ये गलत है। सो यू शुड नॉट सो वाइल्ड ओट्स। ये सब पुराने जमाने की कहावत है यार। पुराने जमाने में जैसे सेलर्स कहते थे, सेलर्स जहां जाके टिकते थे वहीं पर उनका एक परिवार हो जाता था, ठीक है। तो कहते थे दे सो वाइल्ड ओट्स, यानी कि टू हैव मेनी सेक्सुअल रिलेशनशिप पर्टिकुलरली व्हेन वन इज यंग। इसीलिए सेलर्स जिस कहते थे, सेलर्स जिस पोर्ट पे उतरते हैं उस पोर्ट में उनकी एक वाइफ होती है, मतलब वहां पे एक वाइफ बना लेते हैं वो, क्योंकि बहुत सालों साल बाहर रहते थे। टू पुल द वुल ओवर वंस आईज, अगर आंख पर आप वुल ऐसे ढक लो तो कुछ दिखेगा आपको? नहीं। इसीलिए किसी को धोखा देना है तो कहते हैं आंखों पे पर्दे डाल देना। यही हुआ, टू डिसीव, टू चीट, टू मिसलीड कहोगे, है ना। क्लियर? एट लार्ज, भागा हुआ कहोगे, भाई कहाँ है? अम, अगर आप कहोगे कि नीरव मोदी, तो भाई नीरव मोदी वॉज एट लार्ज, नाउ ही इज इन जेल, है ना। एट लार्ज का मतलब होता है भागा हुआ, ठीक है, इंडिया में नहीं है, बट स्टिल द गवर्नमेंट इज इन प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इट बैक। उसको कहते हैं एक्सट्रेडिशन कराना। एक्सट्रेडिशन होता है जो भागे वो भगोड़े रहते हैं उनको यहां लाना, ठीक है। और एट लार्ज मतलब भागा हुआ। अगर आप कहोगे कि मैम ये कोर्स किसके लिए है, तो मैं कहूंगी एट लार्ज इट इज फॉर ऑल ऑब्जेक्टिव एग्जाम। एट लार्ज का मतलब हुआ कुल मिलाकर, है ना, एज ए होल और इन जनरल। एंड हेड ओवर हील्स, प्यार में पागल होना। तो मैंने क्या कहा कि जो सेलर्स होते थे, अच्छा टू ड्यूक लिख दूं मैं, सेलर्स जो होते थे, whenever they landed on any port, when they landed on any port, ठीक है ना, when they reached any port, they lived there for more than 6 months doing business. And there, when they found any good woman, they were head over heels in love with her. And then they had many homes across the world. Okay, they were busy sowing wild oats all around the world. Okay, and they pulled the wool over their wife's eyes, है ना, over their wife's eyes, मतलब अपनी वाइफ को धोखा देते थे,